दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम आरएएस मेंस 2022 में जो 2021 वाली परीक्षा थी आयोजित हुई थी, उसमें जो इतिहास के अलावा आपके सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, प्रबंधन व लेखांकन का जो है वो आपके हल करेंगे। इतिहास, कला और संस्कृति का हल मैं पहले से ही आप लोगों को बता चुका हूँ। भूगोल का भी 2 दिन पहले बताया। और यहाँ पे जो है आपके इन सब्जेक्ट में किस तरीके के आंसर होने चाहिए थे उनकी बात आज की हम इस क्लास में करेंगे। आप लोग देखोगे कि किस तरीके से आंसर हमें लिखने चाहिए थे, किस तरह के पैराग्राफ थे, और वो सारी बात जो है वो आपकी इस क्लास में होगी। मैंने पिछली जो भी चीज़ें थी आपके खुद नहीं हाथ से लिख के आपको बताया था, ये आंसर भी मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं, तो आप पूरा इसमें समझ सकते हो कि किस तरीके के हमारे आंसर होने चाहिए थे। जब हम बात करते हैं पहले प्रश्न की कि भारत में कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना में सहयोग करते हैं, तो देखो पहला है कोयला, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा है रिफाइनरी उत्पाद, चौथा स्टील, पांचवा सीमेंट, छठा कच्चा तेल, सातवां उर्वरक और आठवां बिजली। तो ये 8 के नाम जो थे वो आपको बताने थे। दूसरा प्रश्न था कि राजस्थान में जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो उसमें देखो कृषि अवशेष है सबसे महत्वपूर्ण, चावल भूसी, सरसों की खाल, गेहूं, गन्ना, कपास, डंठल इत्यादि, और अन्य में आपके शहरी कचरा, तो ये है। और वर्तमान में कुल ऊर्जा में इसका 0.56% योगदान है आपके, तो इस तरह से आप ये बात भी बता सकते थे। तीसरा प्रश्न था कि भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मद क्या है, राजस्व व्यय की मुख्य मदें कौन कौन सी है, आपके मेजर आइटम्स कौन से है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इंडियन बजट में। तो आपको बताना था कि राजस्व व्यय में ऐसे खर्चे शामिल जिनसे न सरकार की आय बढ़ती है और न ही उत्पादन क्षमता, जैसे वेतन, पेंशन और सब्सिडी। तो परिभाषा भी हो गई और आपके नाम भी हो गए, तो इस तरीके से इस चीज़ को समझाना था। चौथा था आपके राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य क्या है, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है आपके, और उसके वित्त पोषित करने वाली संस्था कौन सी है। तो उद्देश्य आपको बताना था कि 20 क्लस्टरों के माध्यम से 1.55 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। कृषि उत्पादन प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, विपणन, मार्केटिंग, गुणवत्ता व आमदनी बढ़ाने वाली गतिविधियों को इसमें शामिल करना है। और संस्था कौन सी है, तो विश्व बैंक। तो दोनों ही चीज़ें हो गई आपके 2 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। फिर लास्ट प्रश्न था कि सतत विकास को परिभाषित करो, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करे तथा भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को भी पूरा करे, उसको अपन बोलते हैं सतत विकास। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। रोम ऑफ क्लब वगैरह वहाँ से ही आया, और फिर आपके रियो पृथ्वी सम्मेलन में। फिर 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चन थे आपके इकोनॉमिक्स में कि भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को परिभाषित करो। तो इसकी नई परिभाषा आई थी, इसलिए ये आपके पूछा था। तो निवेश और वार्षिक बिक्री इन दोनों के आधार पर आपको बतानी थी, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब आपने क्वेश्चन के जो दोनों एस्पेक्ट थे उनको कवर किए हैं। निवेश में देखो सूक्ष्म कौन से है, प्लांट, मशीनरी व उपकरणों में 1 करोड़ तक का निवेश, लघु में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, और मध्य में 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का निवेश है। वार्षिक बिक्री सूक्ष्म 5 करोड़ का टर्नओवर, लघु में 50 करोड़ का, और मध्य में आपके 250 करोड़ तक का टर्नओवर। तो ये आपके हो गया इनके, एक तो निवेश के आधार पर और एक वार्षिक बिक्री के आधार पर परिभाषा। फिर आपके क्वेश्चन था कि राजस्थान की समर्थ योजना का क्या उद्देश्य है। तो समर्थ जो स्कीम थी उसका ऑब्जेक्टिव पूछे अपने को। एक तो है कि प्रदेश में बेरोजगार व आवश्यक कौशल की योग्यता रखने वाले युवाओं को कौशल के अनुसार रोजगार देना। दूसरा, महिलाएं व वंचित वर्गों को व्यवसाय व रोजगार प्राप्ति हेतु प्रशिक्षण देना। तीसरा था राजस्थान में स्टार्टअप कल्चर विकसित करना। चौथा था टायर 2 व टायर 3 शहरों का विकास करना। और 5वां प्रशिक्षित व योग्य उम्मीदवारों को नवीन रोजगार देना। तो ये आपके इसके ऑब्जेक्टिव थे। फिर हमारा क्वेश्चन था आपके 50 वर्ड्स का कि देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं। तो देखो कौन से प्रोत्साहन या इंसेंटिव जो है वो आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे
कि पहला तो है ईपीएफ व ईपीएस का भुगतान, दूसरा है रोजगार सृजन करने पर इंसेंटिव प्रदान किए जाएंगे, तीसरा वे सभी कर्मचारी जिनको 15,000 रुपये या इससे कम वेतन प्राप्त होता है उनके लिए भारत सरकार द्वारा एम्प्लॉयर योगदान का 12% 3 वर्षों तक प्राप्त होगा, चौथा है नियोक्ता को परमानेंट उद्योग नंबर प्रदान किया जाता है तथा LIN के माध्यम से श्रमिक व नियोक्ताओं का राष्ट्रीय स्तरीय संयुग्मन किया जाता है, और लास्ट है सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान किया जाता है। तो ये मुख्यतः हमें यहाँ पे बताने थे आपके ऑब्जेक्टिव क्या थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना इस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 की मुख्य विशेषताएं बतानी थी। तो मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? एक तो मुद्रांक शुल्क जिसको अपन स्टाम्प वो आपके टैरिफ कहते हैं, मुद्रांक शुल्क व भू रूपांतरण शुल्क में 50% की छूट देना, विद्युत कर, मंडी शुल्क व भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% की छूट, 7 वर्षों हेतु 30% निवेश अनुदान व 20% रोजगार सृजन अनुदान, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग व बायोटेक्नोलॉजी इकाइयों को ETP स्थापना पर 20% की जो पूंजी अनुदान है वो देने की व्यवस्था, पिछड़े व अति पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए सुविधा देना, और एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश करने, रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को कस्टमाइज पैकेज स्वीकृत करने का प्रावधान। वह राजस्थान में उद्योगों को इससे इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ जो है वो विकास होगा, राजस्थान को फायदा मिलेगा। अब जो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन थे पूरे के पूरे तथ्यात्मक प्रश्न इस बार पूछे गए हैं आपके योजना वगैरह में, और अगर आपने उनको पूरी तरीके से मेमोराइज नहीं किया है और सही चीज़ें नहीं लिखी है जो वास्तव में थी, तो फिर इसमें भी आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। तो जो अपन एक कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इन पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतिहास में वैसे ही नहीं आते हैं। और इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो आपके बिल्कुल फैक्चुअल या किसी रिपोर्ट पे या किसी योजना की जो बेसिक चीज़ें थी वो आपके पूछी है, और वो जब तक आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तब तक आपकी मार्किंग इसमें पेपर में बहुत ज़्यादा कम होगी। फिर आपकी क्वेश्चन था कि विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021-25 के 5 लक्ष्यों को बताओ। तो क्लाइमेट चेंज पे जो आपके वर्ल्ड बैंक के ग्रुप की जो योजना एक्शन प्लान है वो बताना था। पहला था गरीबी निवारण व शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, दूसरा है ग्रीन रेजिलेंट और समग्र विकास दृष्टिकोण, ग्रीड जिसको कहते हैं, तीसरा है जलवायु वितरण के प्रभावों को अधिकतम करने हेतु देशों व निजी क्षेत्र को समर्थन, चौथा है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती, और पांचवा जलवायु व विकास का समन्वित करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा क्लाइमेट चेंज पे जो 5 मेन टारगेट है वो आपको बताने थे। फिर इसके बाद 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर भी आपको बेसिक जो योजनाएं हैं उनसे ही पूछे गए हैं, यहाँ पर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा कम पूछे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे पहला प्रश्न है भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग व आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है, यानी कि इसमें पर्टिकुलर बताए गए मेजर जो है मेजरमेंट्स है उनके बारे में ही हमें बताना है। तो यहाँ पे तुक्के वगैरह नहीं चलेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान में उद्योग व आधारभूत संरचना से संबंधित उपाय ऐसे ही आपको लिखना है और फिर सीधे आप उपायों पे आ जाओ। तो यहाँ पे आप जहाँ पे उपाय है फैक्चुअल है तो वहाँ पे संख्या के हिसाब से भी लिख सकते हो, फिर वहाँ पैराग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखो उद्योग में क्या क्या है, 1 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना, तीसरा है कोविड-19 में वैक्सीन उद्योग व ड्राई इंडस्ट्री का विकास करना, चौथा है आत्मनिर्भर भारत योजना, मेक इन इंडिया व मेक फॉर इंडिया, पांचवा है खाद्य प्रसंस्करण व खाद्य आधारित उद्योगों का विकास, छठा आप देख सकते हो उद्योग हेतु बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज को बढ़ाना। और आधारभूत संरचना में क्या क्या चीज़ें थी, तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, रेल व सड़क मार्ग विकास पर बल है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा ऊर्जा ग्रिड की स्थापना है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आधारभूत अवसंरचना विकास हेतु 102 लाख करोड़ की योजना है ये आपके, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास दिल्ली मुंबई व चेन्नई मंगलोर, हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु। तो बिल्कुल पूरा तथ्यात्मक प्रश्न था, इसमें कहीं पर भी हमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ लिखनी नहीं थी, जो इसमें दिए गए थे उद्देश्य वही आपके बताने थे। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सफल रहेगा। तो सारी बात आ गई आपके, बिल्कुल अपन ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी जो इस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड नहीं थी, बिल्कुल रिलेवेंट चीज़ें हमें बतानी। फिर आपके नेक्स्ट प्रश्न था कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम। अब देखो 7 सूत्री कार्यक्रम आपको पता है तभी आप इस प्रश्न का भी आंसर लिख पाएंगे और आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिलेंगे। 7 सूत्री कार्यक्रम क्या थे,
सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या स्थिर करना, बाल विवाह की रोकथाम, कम से कम 10वीं कक्षा तक स्कूलों में लड़कियों की अवधारणा, महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान करें, और 7वां है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के द्वारा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल। फिर आप देख सकते हो इनके लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या प्रयास है ये भी आप थोड़ा सा बता दो, तो अपना प्रश्न का उत्तर जो है वो आपके पूरा होगा, क्योंकि ये भी इस क्वेश्चन का एक पार्ट था। कैसे था वो आप देख सकते हो, 7 सूत्री कार्यक्रम, और 7 सूत्री कार्यक्रम में तो सरकारी क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस दिशा में, तो फिर आपका आंसर जो है वो पूरा होगा, तभी पूरा माना जाएगा। तो इसमें क्या क्या प्रयास है तो आप देख सकते हो। एक तो इंदिरा मातृत्व योजना के तहत 5 चरणों में 6,000 रुपये, जननी सुरक्षा योजना व जननी शिशु सुरक्षा योजना, तीसरा मातृत्व कल्याण योजना, पोषण अभियान। इनमें से प्रथम 2 सूत्रों की पूर्ति होती है, अन्य 5 सूत्रों की पूर्ति के लिए 7 कार्यक्रम, साझा योजना जो कि बाल विवाह को रोकने हेतु है, अनुप्रति योजना, इंदिरा प्रियदर्शन योजना, कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना। इसी प्रकार सुरक्षा हेतु CCTNS, स्मार्ट पुलिस व हेल्पलाइन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो आप देखो कितना मतलब इकोनॉमिक्स फैक्चुअल थी, और हिस्ट्री में जो बड़े वाले प्रश्न थे वो आपके कंसेप्चुअल थे, जहाँ पे चीज़ें समझने की ज़रूरत थी। तो ये जो आपके 140 नंबर है, इसमें मुझे नहीं लगता कि लोगों के आपके 40 नंबर आ पाएंगे इस बार 140 में से, और तीसरे में 60 में से ज़्यादा आप 30 लाओगे तो 70 नंबर वाला जो एक औसत स्कोर है इस बार भी फर्स्ट पेपर में यही रहेगा, आपके 60 से 70 वाला ही। फिर आपके 13वां क्वेश्चन जो है कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की विजन और प्रमुख उद्देश्य है। देखो ये भी पूरा का पूरा फैक्चुअल है, जब तक आपको विजन और ऑब्जेक्टिव नहीं पता है इसमें भी आप मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। 2025 तक कुल 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु लाई गई सौर ऊर्जा नीति 2019 का विजन व इस प्रकार है। तो किस प्रकार है, तो सीधी सी बात अपन ने लिख ली कि योजना कब लाई गई और उसका मेन विजन क्या है। तो विजन में क्या क्या है, 24,000 मेगावाट के सौर पार्कों की स्थापना करना, 4,000 मेगावाट सौर डिस्कॉम वितरण द्वारा उत्पादन, 1,000 मेगावाट घरेलू रूफटॉप द्वारा उत्पादन, 1,000 मेगावाट कुसुम योजना द्वारा उत्पादन। फिर राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल कारक विद्यमान है, वो भी आप बता दो कि 325 दिन, स्वच्छ आकाश की उपलब्धता, विस्तृत भूमि, कर्क रेखा के पास अवस्थिति, इसके कारण राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में आदर्श स्थिति रखता है। फिर आपको बताना था उद्देश्य क्या क्या थे, कौन से उद्देश्य थे, ये भी अपने 5 नंबर के तो आपके विजन था और 5 नंबर का ही आपके उद्देश्य था। तो उद्देश्यों में आप देखो, लोड केंद्रों पर छोटे विकेंद्रीकृत ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना एक, तो दूसरा है नेट मीटरिंग व सकल मीटरिंग तंत्र के माध्यम से रूफ टॉप सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देना, तीसरा है भंडारण प्रणालियों के साथ सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना, और चौथा है सोलर पार्कों का विकास, और पांचवा है पारेषण यानी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है आपके पारेषण व वितरण नेटवर्क को मजबूत करना। तो ये सारी चीज़ें जो थी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं पारेषण को ट्रांसमिशन। तो ये आपके मेन जो इसके ऑब्जेक्टिव है वो है। तो देखो 60 नंबर की 65 नंबर की इकोनॉमिक्स है, तो लगभग 30 नंबर की राजस्थान की पूछी गई है, 35 की बाकी पूछी गई है, और सारा का सारा इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्चुअल जानकारी पे आधारित है आपके। तो ये इकोनॉमिक्स के 3 बड़े प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को बताए कि उनमें हमारे आंसर किस प्रकार लिखने थे। अब आपके आता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में क्या क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे भी मैंने बताया था कि सोशल प्रॉब्लम से ज़्यादा पूछ रहे हैं, यानी 20 नंबर का तो 10 नंबर की सोशल प्रॉब्लम है और 10 नंबर की आपके बेसिक सोशियोलॉजी पूछी गई। तो ये भी सामाजिक समस्याओं से संबंधित है, बाल विवाह वगैरह। शारदा एक्ट क्या है, तो 1929 में पारित अधिनियम जो बाल विवाह को रोकता है, इसमें लड़कियों हेतु 14 वर्ष और लड़कों हेतु 18 वर्ष विवाह की आयु तय की गई। अब विवाह क्या है, किसने दिया, हरविलास, शारदा, अजमेर के थे, ये सारी चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन था व्हाट इज शारदा एक्ट, तो हमें सिर्फ वही चीज़ 15 शब्दों में बतानी थी जो उसकी मुख्य थीम थी। दूसरा क्वेश्चन था जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है, तो ये बेसिक जो जाति और वर्ग वाला जो अपना सिलेबस का टॉपिक है उससे पूछा गया है। तो आपको बताना था ऊंच नीच का संस्करण पाया जाता है जाति में, इसलिए वो सामाजिक असमानता का सूचक है। दूसरा भोजन, सहवास व विवाह संबंधी प्रतिबंध आरोपित करती है, और एक बंद व्यवस्था है, तो यानी कि इसकी तीनों जो खास विशेषता है वो आपको बतानी थी। फिर हमारा क्वेश्चन था
कि वैश्विक गांव क्या है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आप बताते सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संबंधों का स्थानीय ग्रामीण स्तर से संपूर्ण विश्व स्तर तक विस्तार, यानी कि ग्रामीण से लेके वर्ल्ड लेवल तक विस्तार करना। समय व स्थान की बाधा इसमें समाप्त हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट। फिर हमारा क्वेश्चन था राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये भी सामाजिक समस्या से संबंधित है, को परिभाषित करना है। तो देखो, निजी लाभ हेतु राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग ही राजनीतिक भ्रष्टाचार है। तो बस सिर्फ ये चीज़ आनी चाहिए, अपनी ताकत का उपयोग, मिसयूज करना अपने फायदे के लिए। फिर है वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या, ये भी सामाजिक समस्या से, यानी बेसिक सोशियोलॉजी से इस 10 नंबर में सिर्फ 1-2 नंबर का प्रश्न जो है वो आपको पूछा, बाकी 8 नंबर की सामाजिक समस्या ही पूछी गई है। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है, पुरुष हेतु 58 वर्ष व महिला हेतु 55 वर्ष और वार्षिक आय 48,000 रुपये। तो ये होगी आपके पात्रता। फिर यहाँ पे 5 नंबर का फिर बेसिक सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है आपके, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें यानी कि 13 नंबर की तो आपके पूछे हैं, 20 में से सामाजिक समस्या और 7 नंबर का आपके पूछा है बेसिक सोशियोलॉजी के टॉपिक। तो देखो, आपको जो नए टॉपिक जोड़े थे उसका वेटेज यहाँ पर ज़्यादा रहा। तो एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने के कौन से लक्षण बताए हैं, डोमिनेंट कास्ट है उसके लक्षण बताने थे। तो एक तो है किसी भी क्षेत्र विशेष में 3 रूपों में प्रभुत्वशाली प्रभु जाति है, कौन कौन सी, एक तो संख्या आधार पर, जिनकी संख्या ज़्यादा हो, जनसंख्या ज़्यादा हो, आर्थिक आधार पर, जिनका संसाधनों पर नियंत्रण हो आपके, जैसे कृषि भूमि इत्यादि पर, और तीसरा है राजनीतिक आधार, यानी कि जिनका राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभाव हो, स्थानीय शासन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये फिर यहाँ पे आपके सामाजिक समस्या वाला जो टॉपिक था जनजातियों वाला, उससे पूछा है कि राजस्थान की जनजातीय समुदाय की 5 प्रमुख समस्याएं। तो इसमें तीनों ही आगे जो मुख्य जनजातियाँ है और उनकी सामाजिक समस्याएं हमें बतानी थी। तो आप देखो, एक तो नशे का प्रचलन है, मुख्य धारा से अलग है, अपराध की तरफ उन्मुखता है, बाल विवाह और विवाह से संबंधित कुप्रथाएं हैं, तलाक वगैरह जो है उनसे, परंपरागत अधिकारों पर अतिक्रमण, जल जंगल व जमीन। तो ये मुख्यतः जनजातीय समुदाय की अपन 5 समस्याओं में बता सकते थे। फिर आपके इसके बाद आता है प्रबंधन वाला टॉपिक, और प्रबंधन में भी आप देखो जो इकोनॉमिक्स जोड़ी उसमें अधिकतर बैंकिंग वगैरह ये भी है। बेसिक प्रबंधन जो है वो यहाँ पर भी कम पूछने की प्रवृत्ति है। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, SCM को परिभाषित करना, डिफाइन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो कच्चे माल को उत्पादन तक पहुंचाने व उत्पादित माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रबंधन ही जो है वो आपके SCM कहलाता है। 5 चरणों में होती है, नियोजन, विकास, उत्पादन बनाना, वितरण और माल वापसी। तो ये 5 चरण जो है वो भी आप बता सकते थे। फिर आपके क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखो, इकोनॉमिक्स की चीज़ें आ गई, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और धन सृजन करना, ये आप बता सकते थे स्टार्टअप इंडिया योजना के उद्देश्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रिस्मयी नेता, ये बेसिक मैनेजमेंट से संबंधित आया, नेतृत्व से, कि क्रिस्मयी नेतृत्व है, क्रिस्मेटिक नेतृत्व क्या होता है। एक तो आत्मविश्वास, एक प्रेरणा मोटिवेशन, एक रचनात्मकता क्रिएटिविटी और एक विजन यानी दृष्टि, ये 4 विशेषताएं अपन बता सकते थे। फिर सेवाओं की कोई 4 विशेषताएं, फिर ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ है, सर्विसेज की जो है आपके 4 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं बतानी थी। अमूर्तता, अवियोज्यता, परिवर्तनशीलता और भंगुरता। तो इस तरीके से आप इन 4 विशेषताओं को देख सकते थे। फिर भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के नाम, ये भी इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिख सकते हो आप, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिख सकते थे, ये आपके हो गए। तो यहाँ पर भी देखो आप बेसिक चीज़ें पूछिए यहाँ पर, तो लगभग जो सब के सही होगी वो सभी के होगी और जो नहीं होनी है वो किसी के भी नहीं होनी है यहाँ पे। फिर मास्लो की आवश्यकता, ये बेसिक मैनेजमेंट से आपके प्रश्न है। तो बेसिक मैनेजमेंट यहाँ पर भी आपके लगभग आधा आधा रहा है और इकोनॉमिक्स आदि पूछी गई है। तो मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या करो। तो ये आप इस तरह से बना के और इसको बता सकते थे। पहले है शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा, फिर सामाजिक, फिर सम्मान और फिर स्व पहचान। तो ये है आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत जो मास्लो का दिया हायरार्की थ्योरी। विशेषता क्या है,
पहले निम्न स्तर की आवश्यकता, फिर उच्च स्तर की पूर्ति। असंतुष्ट आवश्यकता की पूर्ति के माध्यम से यह भी प्रेरित होता है, और छलांग नहीं लगा था इसमें कि एक को अपन यहाँ से सीधा अगले स्तर में पहुँच जाए, तो वो प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं मिलती। फिर PLC का वर्णन करना था। यह भी आपके मार्केटिंग और उससे संबंधित प्रश्न है। किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पाद जीवन चक्र का वर्णन करो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो इसमें आप उत्पाद विक्रय, ये परिचय हो गया, ठीक है ना। इसकी जो आपके किस तरीके से हम इनके स्टेज जो है उसको आप देख सकते हो, वृद्धि, परिपक्वता और पतन, तो ये चरण है। पहला है वृद्धि चरण, आवश्यकताओं की अधिकता के कारण इस चरण में उत्पादन की बिक्री में वृद्धि होती है। पतन चरण, उपभोक्ता की आवश्यकताओं में बदलाव, रुचि और आवश्यकताओं में बदलाव आ जाती है तो फिर पतन होता है। तथा नए उत्पादों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर मांग कम, जिससे विक्रय में गिरावट की स्थिति। तो आप इस डायग्राम को बना के जो है बता सकते थे उत्पाद जीवन चक्र को। तो मैनेजमेंट से संबंधित जो प्रश्न थे वो हमारे ये थे। फिर इसके बाद जो है अकाउंटिंग आती है आपके, और इसमें बिल्कुल बेसिक थी, सिलेबस भी बहुत कम है और आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। कौन कौन से है इसमें, देखो पहला पूछा था मिश्रित जर्नल प्रविष्टियाँ क्या है, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो काल क्रमानुसार सारे खातों का एक साथ रोजनामचा पुस्तकों में प्रलेखन या लिखना, वो आपके कहलाता है मिश्रित जर्नल प्रविष्टियाँ। दूसरा था प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों को बताओ आपके। तो ट्रेंड एनालिसिस के कोई 2 मेथड बताने थे, एक तो है फ्री हैंड अथवा ग्राफिक मेथड विधि, और दूसरा है सेमी एवरेज विधि। तो इस तरीके से नाम आप लिख लेते, आपका ये काम बन जाता। फिर है उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों को बताओ आपके, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बताने अपने को। एक तो है लागत केंद्र, एक है राजस्व केंद्र, तीसरा है लाभ केंद्र, और चौथा है आपके निवेश केंद्र। तो ये 4 केंद्र जो है, 4 उत्तरदायित्व केंद्र आपके ये आते हैं। चौथा जो क्वेश्चन था आपके, सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पद नाम क्या होता है, तो केग होता है, जो आपके ऑडिटिंग में सबसे बड़ी अथॉरिटी जो होती है वो, उसकी बात अपने को बतानी थी। फिर 5वां था भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना था, पूरा नहीं लिखना था। भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन को क्यों अपनाया गया, जीरो बेस बजट को। एक तो लागत लाभ विश्लेषण को ध्यान में रखकर, और एक संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करके, इस आधार पर अपन ने जीरो बेस बजटिंग को अपनाया। फिर जो 50 वर्ड वाले 2 क्वेश्चन थे, और उनमें जो है आपके मार्क्स तभी आएंगे जब आपने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हो। तो देखो कौन सा क्वेश्चन था कि उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाना है, डबल एंट्री सिस्टम, और हमें डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बताना था। तो आपको लिखना था कि इसमें मुद्रा में व्यक्त प्रत्येक व्यवहार को दोहरे पहलू से लिखा जाता है। हिसाब किताब की वह प्रणाली जिसमें प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं में से एक को नाम यानी डेबिट तथा दूसरे को जमा यानी क्रेडिट कुछ निश्चित नियमों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार इसमें 2 खाते प्रभावित होते हैं, एक खाता नाम व एक खाता जमा, ये होते हैं। एक खाता नाम एक खाता जमा होता है, एवं दोनों ही खातों में समान राशि से लेखांकन होता है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल इसकी जो बेसिक थीम थी वो आपको पकड़नी थी क्वेश्चन की। फिर सामान्य क्वेश्चन था कि निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों के लिए उपयोगी है, किस प्रकार उपयोगी है आपके परफॉर्मेंस बजटिंग। तो उसमें आप देखो बेसिक चीज़ बतानी थी, सरकारी नीतियों का स्पष्ट निर्धारण होता है, पारदर्शी प्रणाली है, संसाधनों का आवंटन परिणामों से संबंधित जिससे कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, सरल प्रणाली जो सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत सामान्यों के समझ में भी आसानी से आ जाती है। तो इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल पूरा जो पेपर था आपके हिस्ट्री वाला वो थोड़ा सा ट्रेंड से हटकर था। अभी भी लोग राज सिंह शैली में, जो मेवाड़ के राजा राज सिंह थे उनका बता रहे हैं, जो कि आप समझ सकते हो कि लोगों के मतलब अभी तक क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया, जबकि बेचारों ने उन्होंने तो पल्लव जो वास्तुकला है उसकी विशेषता पूछी थी। तो आप पूरे इस पेपर में 60 नंबर आ जाए तो आप एक उपलब्धि समझना, क्योंकि इतिहास अपन इस लेवल के पढ़ते नहीं हैं। इकोनॉमिक्स पूरी फैक्चुअल पूछी थी, और ये जो बेसिक तीनों पार्ट थे उसमें जो नई चीज़ें जोड़ी गई थी, और उनमें भी मैं जो सोशियोलॉजी के सामाजिक जो समस्याएं थी उनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर भी तथ्यात्मक आपके पूछी गई है। तो बिना तथ्यात्मक जानकारी के आप नंबर यहाँ पे इकोनॉमिक्स और सी सेक्शन में नहीं ला सकते हो। और जो हमारा हिस्ट्री था उसमें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीज़ें थी, वो आपको क्लियर करनी थी। अभी जो
बच्चे फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं 2 साल के लिए, तो हम इसमें 50 स्टूडेंट का एक बैच बना रहे हैं। 16 अगस्त से आपके क्लासेस शुरू होगी सुबह 8 बजे, और 3 दिन का डेमो ले सकते हैं। 2 साल का ये प्रोग्राम है। जो अभी जिन्होंने 12th की है या जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद कोर्स होगा आपके। बाकी मेंस के रेगुलर बैचेज अपने यहाँ चल रहे हैं, आप कभी भी आके एडमिशन ले सकते हैं। तो आज इतना ही। इसमें उद्देश्य ये था कि हमारे आंसर किस प्रकार होने चाहिए थे और कैसे होने चाहिए थे, मैंने आप लोगों को बताया। धन्यवाद।